हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस एकेडमी। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए थे तीन चैप्टर्स में, वैसे ये हमारा फोर्थ चैप्टर है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम क्या होता है, आज एटम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि एटम्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले जैसे कि ये एटम है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एटम होता है। ये हमारा क्या होता है, एटम होता है। एटम से ही बहुत सारे एटम से मिलकर क्या बनता है, सेल्स बन जाती है। क्या बन जाती है, सेल्स बन जाती हैं। बहुत सारे सेल्स से मिलकर हम बन जाते हैं, ह्यूमंस बन जाते हैं, राइट। अब बहुत सारे ह्यूमन से मिल मिल के क्या बन जाता है, एक अर्थ बन जाती है। एंड ऐसे ही अर्थ से मिलकर क्या बन जाती है, गैलेक्सीज बन जाती है। तो सबसे छोटा पार्टिकल यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे छोटी चीज हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, मतलब पूरा गैलेक्सी है जो सबसे बिगेस्ट क्या हो जाएगा, गैलेक्सी हो जाएगा। एंड सबसे स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम का। बहुत सारे साइंटिस्ट ने यही बताया था। ये देखो, अब एटम होता क्या है, एटम होता क्या है, अब उसकी बात करते हैं। व्हाट इज एन एटम। देखो, जैसे कि एक लड्डू है, हम उस लड्डू को जब तक तोड़ेंगे, जब तक एक मतलब तोड़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा ना, जब वो लड्डू ना तो हमको दिखेगा, ना तो हमको डिवाइड होगा, ठीक है, ना तो डिवाइड हो सकता है। तो एक ऐसी चीज पे आके रुक जाएगा वो, ना तो हम उसको तोड़ सकते हैं, ना तो हमको देख सकते हैं। तो वही जो चीज होगी ना, वही क्या हो जाएगी, एटम हो जाएगी, जैसे कि पुराने साइंटिस्ट ने फिलोसॉफी की थी। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या होती है, एक एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक ऑक्सीजन प्लस दूसरा ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, हमारे पास ऑक्सीजन का एलिमेंट बना दिया। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमको यहाँ पर एप्पल दिख रहा है, ठीक है, इस एप्पल को हम कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन इस एप्पल में एक एक स्टेज ऐसी आएगी ना, जब एप्पल इतना बारीक हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा, ना तो हम उसको देख पाएंगे, ना तो अब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस एप्पल में वो सबसे छोटी चीज, लेकिन तब भी हम उसको एप्पल ही बोलेंगे, ठीक है, एप्पल ही बोलेंगे। लेकिन वो सबसे छोटी जो चीज होगी ना, वैसे ही क्या हो जाएगी, एटम हो जाएगी। ठीक है, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है इसमें। देखो, जैसे कि मैटर है, जैसे एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक एटम क्या है, फैमिली है। एक एटम क्या है, फैमिली है। एक एटम में भी अब मेंबर्स होंगे। अब मेंबर्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे घर में हम होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, एक भाई बहन होते हैं, तो क्या है, एक फैमिली बन जाती है उससे। ठीक है, वैसे ही क्या है, मैटर, वैसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैटर है। देखो, हमारे पास क्या है, मैटर है, इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वही एटम है, एटम से मिलकर ही मैटर बनता है, तो एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। देखो कैसे, एक होता है, जैसे डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई सा चार्ज नहीं होता। जैसे एक फैमिली में ना 3 लोग हैं, 3 भाई बहन है, ठीक है, तो फैमिली क्या है, सपोज एटम है, उस फैमिली को हम रिलेट कर रहे हैं एटम से। अब एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है, वैसे ही उस फैमिली में भाई बहन है, सिबलिंग्स है। ठीक है, तो देखो उसमें ना एक में होता है, एक तो होता है बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होता है एक फैमिली का, एक होता है जिसमें दिमाग ही नहीं होता, पागल होता है वो तो, और एक होता है जिसमें थोड़ा कम दिमाग होता है। ठीक है, लेकिन एक इंटेलिजेंट होता है तो उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, वैसे ही क्या है, एटम की फैमिली में क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास क्या है, दिमाग ही नहीं होता, मतलब कम दिमाग होता है, कम दिमाग होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, मतलब इसके पास ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके पास क्या है, दिमाग होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से नो चार्ज। न्यूट्रॉन क्या है, कुछ चार्ज ही नहीं होता, एक दिमाग वाला बच्चा ही नहीं है ये। ठीक है,
जैसे कि हम बात करें, हमारे घर में टीवी होता है, हमारे घर में रिमोट होता है, उसमें जो बैटरी होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जो हमारे घर में बैटरीज रहती है ना, ठीक है। जैसे कि आप रिमोट टीवी चलाते हो, ठीक है, अब आपको पता है क्या उस रिमोट से टीवी कैसे चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना उसकी बैटरी में। देखो कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये होता है कैथोड, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है कैथोड, और ये जो दूसरा वाला होता है माइनस वाला होता है एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, करंट फ्लो के लिए जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको हम कैथोड बोल देते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, जहां पर आके रुकते हैं वो लोग, मतलब जहां से निकल रहे वो कैथोड, जहां पर जाके पहुंच रहे हैं वो क्या हो जाता है एनोड, नेगेटिव चार्ज में जाके पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्लस वाला नेगेटिव वाले के पास ही जाता है, जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें ना, तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस पे बहुत सारे मॉडल्स आए थे, ठीक है। तो सबसे पहला किसने दे दिया, देखो किसने दे दिया, थॉमसन ने दे दिया, जो 9th क्लास की इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, प्लम पडिंग मॉडल है ये, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि एटम क्या होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एम्बेडेड, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि एक पॉजिटिव गोला है, ठीक है, उस पॉजिटिव गोले में इन्होंने सिर्फ क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वाटरमेलन होता है जो आप खाते हो, उसका जो जितना भी रेड रेड वाला पोर्शन रहता है वो सारा क्या बता दिया इन्होंने कि वो पॉजिटिव, क्या बताया, वो पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। और उसमें जो सीड्स होते हैं, उसमें जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हम तो जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो उसमें न्यूक्लियस भी तो होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको न्यूक्लियस तो कहीं नहीं दिख रहा, इन्होंने तो बस बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव स्फीयर होता है, इन्होंने न्यूक्लियस का तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये मॉडल ना इसलिए फेल हो गया था, ठीक है। जैसे आपके घर में आप खीर बनती है, खीर में क्या होता है, उसमें किशमिश डली रहती है, वो बता दिया इन्होंने, वो किशमिश वो पॉजिटिव पूरा स्फीयर है, वो खीर पॉजिटिव पूरा स्फीयर है, और उसमें जो किशमिश डली रहती है ना, वो क्या बता दिया इन्होंने, वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस भी तो होता है ना, तो इसलिए इनका मॉडल फेल कर दिया, ठीक है। देखो अब दूसरा मॉडल आता है विच इज रदरफोर्ड्स मॉडल। इन्होंने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट अभी हम देखेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं इन्होंने बोला क्या था। देखो इन्होंने क्या बोला था कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है एट सेंटर, उन्होंने न्यूक्लियस का कुछ नहीं बताया, थॉमसन ने न्यूक्लियस का कुछ नहीं बताया, लेकिन रदरफोर्ड ने बता दिया कि इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंटर में होता है, डेंस एंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, देखो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन, एक ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि सोलर सिस्टम मॉडल, ठीक है। देखो हम ये देखते हैं, ये देखो ये क्या है, हमको ये दिख रहा है, ये क्या है, सन है, ठीक है। उसके आसपास ये प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सन क्या है, न्यूक्लियस है, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये सन क्या है, न्यूक्लियस है, और जो ये साइड साइड में क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं ये प्लैनेट्स, इसको क्या बोल दिया, इसको बता दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी नहीं बताई, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई। देखो कैसे, इन्होंने ये बताया कि ये जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन देखो रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो क्या है, एनर्जी रेडिएट करते हैं, मतलब एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इतना रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई सी भी चीज जब एनर्जी रिलीज करेगी तो उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक टाइम अब ऐसा आ जाएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आके, ठीक है। अब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो इज लाइक डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो ये तो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, जैसा कि हम जानते हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में आके गिर रहे हैं,
तो ये ना एटम की क्या स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। ठीक है, एटम तो स्टेबल होता है। जैसे कि मान लो आपके घर पे पंखा चलता है, ठीक है, पंखा पंखा जो है उसका बीच में जो वो लगा रहता है ना गोल गोल सर्कल जैसा, वो क्या होता है, समझ लो वो न्यूक्लियस है। और उसके साइड में जो वो उसके जो पंख लगे रहते हैं ना, फैन की ब्लेड्स जो होती है, तो वो क्या है, रिवॉल्व करती है। लेकिन हम जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, ऐसा तो नहीं वो सडन बंद हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो धीरे 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 वो बंद हो जाती है, मतलब धीरे धीरे एनर्जी उसकी खत्म होती जाती, फिर वो बंद हो जाता है। ठीक है, वैसे ही रदरफोर्ड का भी इनका भी ऐसे ही क्या था, मॉडल इन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, एक टाइम पे वो एटम आके न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। ठीक है, देखो गोल्ड फॉइल का हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं पहले। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने ना एक गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, और यहाँ हीलियम लिया था। हीलियम इसलिए लिया था क्योंकि इसके पास 2 चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम के पास 2 अल्फा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल क्यों लिया था, क्योंकि गोल्ड जो है एक हैवी मेटल होता है। गोल्ड क्यों लिया था, क्योंकि ये एक हैवी मेटल होता है और इसका जो न्यूक्लियस भी होगा हैवी होगा। ठीक है, मतलब अगर जो भी हम इससे लाइट पास करते हैं ना, जो अल्फा पार्टिकल पास करते हैं ना, तो वो क्या हमको इजीली दिखेगी, वो हैवी मेटल है तो हैवी न्यूक्लियस होता है इसके पास। ठीक है, उस पर दिखेगा। ठीक है, और इसने एक जो पतली सी थीन, मतलब गोल्ड की पतली सी एक एक जैसे कि आप घर पे जैसे चाय वगैरह छानते हो ना, तो पतला सा बिल्कुल वैसा लिया था, लेकिन गोल्ड का लिया था। ठीक है, क्योंकि इजीली इस पे क्या देख पाएंगे, ये पार्टिकल्स देख पाएंगे, इसका मूवमेंट देख पाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। ठीक है, तो इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर इसके पार कराने की कोशिश की, ठीक है, देखो, तो जितने भी पार्टिकल्स थे, मतलब 99.9% पार्टिकल्स जो थे क्या कर गए, इसको पार कर गए। ठीक है, गोल्ड फॉइल को पार कर गए। लेकिन 0.01% का जो पार्टिकल था, मतलब सिर्फ देखो 99.9 तो पार कर गए, 10,000 पार्टिकल्स थे, समझ लो इसके अल्फा पार्टिकल्स थे 10,000, उसमें से 9,000 9,099 मतलब पास कर गए। ठीक है, उसमें से 1% जो बचा है ना 0.1%, तो सिर्फ वही क्या हो गया, एक बैक हो गया, बाकी सब पार कर गए। कुछ डिफ्लेक्ट हुए, किसी का लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा, जैसे कि ये देखो, ये पार कर गया लेकिन इसका लार्ज डिफ्लेक्शन दिख रहा है, एंड इसका स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इसका लार्ज शो हो रहा है। ठीक है, सब पार कर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक, सपोज अगर मैं 12,000 की भेज रही हूँ ना, तो उसमें से सिर्फ एक, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक जो होगा वापस रिटर्न आ जाएगा, वापस ये देखो वापस क्या हो रहा है, ये रिटर्न आ रहा है, बाकी सब क्या है, पार हो गए हैं। तो यही चीज इनका एक्सपेरिमेंट था, यही इन्होंने बताया। लेकिन बस ये एक ही चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो थी एटम की स्टेबिलिटी। तो एटम की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे। देखो, पहले ये इनका समझते हैं। देखो क्या था, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, बोर्ड मॉडल नहीं करना भी, देखो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर पार करवाए। देखो, एक का हुआ स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, और बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे स्ट्रेटली पास हुए। ठीक है, और किसी का लार्ज डिफ्लेक्शन शो हुआ, मतलब पास तो हो गए, वो इस गोल्ड फॉइल से पास तो हुए, लेकिन दूर जाके पास हुए। ठीक है, और ये बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारा न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो। ठीक है, ज्यादातर स्ट्रेट पास हुए, स्ट्रेट पास होने में भी कुछ जो थे लार्ज शो हुए और कुछ जो थे स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हुए, लेकिन सिर्फ एक ही था, मतलब सब पास कर गए। ठीक है, लेकिन जो एक ही था वो पास नहीं हो पाया, एक जो होता है वापस से टर्न बैक कर लेता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट में यही था। देखो अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट रिवॉल्विंग चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स should emit energy, spiral into nucleus, atom should collapse। यही है, अगर चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनमें से क्या निकलती है, एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एटम जो होंगे उनको कोलैप्स करना चाहिए। ठीक है, कोलैप्स करना चाहिए, टकराना चाहिए, न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। फिर ऐसा होगा इनके अकॉर्डिंग। एटम स्टेबल कहाँ से हो रहा है, लेकिन हम तो पढ़ते आए हैं अभी तक कि एटम तो स्टेबल होता है। ठीक है, बट एटम्स आर स्टेबल सो दिस मॉडल फेल। अब ये ना एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, इसलिए इनका मॉडल भी फेल हो गया। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस तो बता दिया लेकिन ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, इसलिए इनका मॉडल फेल हो गया। अब बात करते हैं हम बोहर्ट्ज मॉडल की। ठीक है, बोहर्ट्ज मॉडल की अगर हम बात करें, देखो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। देखो एटम की स्टेबिलिटी ये बताएंगे, कौन बताएंगे, बोहर्ट्ज का मॉडल बताएगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसलिए वो टकराएंगे भी नहीं। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि नो एनर्जी लोज इन स्टेबल ऑर्बिट। एक ऑर्बिट पे ये एनर्जी क्या है, लोज नहीं करेंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल्स के, एल, एम और एन होता है। ठीक है, इन्होंने डिवाइड कर दिया, जो न्यूक्लियस था, जैसे प्लैनेट्स थे, प्लैनेट्स क्या है, एक सर्कल में क्या गोल गोल घूम रहे थे, है ना, सन के आउटसाइड जो है ऐसे गोल 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 घूम रहे थे। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे न्यूक्लियस है, सपोज ये भी क्या है, सन है। ठीक है, आप उस मॉडल से रिलेट करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे कि ये अब बहुत सारे जो हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन्होंने एक एक का नाम रख दिया। जो न्यूक्लियस से सबसे पास होगा उसका नाम रखा के, उसके बाद ऑर्बिट का रखा एल, तीसरी शेल का रखा एम, फोर्थ शेल का रखा एन। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि जो न्यूक्लियस के पास होगा ऑर्बिट के शेल वाला, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल वाले में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में 18 आएंगे, एन में 32 आएंगे। तो ऐसे क्या है, जो एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोलैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, कोलैप्स नहीं करेंगे। जैसे कि आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या लिफ्ट, एग्जाम्पल जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, ठीक है, तो आप ऐसा रहता है कि आपकी ऑर्बिट फिक्स है, ऑर्बिट फिक्स है। ठीक है, आपको रुकना होगा तो आप रुक जाओगे, लेकिन आपकी ऑर्बिट फिक्स है। ठीक है, ऑर्बिट वहां पर फिक्स है, 1 2 3 4 सीढ़ियां इतनी लंबी होती है। ठीक है, ऑर्बिट तो फिक्स है वहां पर। ठीक है, लेकिन आपको रुकना होगा तो आप रुक सकते हो वहां पर। ठीक है, कोलैप्स नहीं करोगे, है ना। वैसे ही इन्होंने ऐसा मॉडल बताया, जैसे देखो इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ये तो आगे की बात है, चलो ये आगे करेंगे अपन। ठीक है, ये बताया बोहर ने। एक ऑर्बिट मतलब इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब एक फिक्स्ड शेल में रिवॉल्व करते, तो ऐसे ये कोलैप्स नहीं करेंगे। तो इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी बता दी। अब जैसे कि एक एक के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। एल में 8 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। एम में 8 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इससे कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने एटम की क्या बता दी, स्टेबिलिटी बता दी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है एग्जाम्पल ले लो एल्यूमिनियम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये कितना होता है, 13 होता है इसका। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो देखो हम एक लिख रहे हैं के, एक लिख रहे हैं एल, एक लिख रहे हैं एम एंड एन। ठीक है, हमको पता है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम के में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे। उसके बाद बचे कितने, 11 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एल में हम 8 लिख देंगे। अब कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो हमको पता है कि एम में तो 18 आएंगे, उससे कम हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो बचे हुए हम 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये कोलैप्स नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स नहीं करेंगे। और देखो के में 2 आ सकते हैं, हमने लिख दिया, एल में 8 आ सकते लिख दिया, एम में 3 आ सकते लिख दिया। और ये पता है, जो इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इससे हमको ये भी पता चल गया। लेकिन अभी तो मैंने हमको क्या याद रखना है कि हम इसको कैसे फिक्स्ड ऑर्बिट में डिवाइड कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है,
तो ऐसे क्या है, इससे क्या होगा कि एटम की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वो नहीं शो कर पाया, बोर ने ये चीज बता दी। ठीक है, थॉमसन क्या नहीं कर पाया था, वो न्यूक्लियस नहीं बता पाया कि कहाँ होता है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बताया, लेकिन रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब जो थर्ड आया बोर का, उसने एटम की स्टेबिलिटी बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते, चलो उसके। देखो, हमने एल्यूमिनियम क्या किया, अब ले लेते हैं हम क्लोरीन का। किसका ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का हमको कितना पता है, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब देखो K में डालेंगे हम कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। L में डालेंगे कितने, कितने बचे, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स। M में हमको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, उससे कम आ सकते हैं, लेकिन तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स हम M में डाल देंगे। ठीक है, बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स हम किस में डाल देंगे, M में डाल देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन का जो देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जिससे एटम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, एटम की स्टेबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, अब बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर की एंड मास नंबर की, क्या होता है, किससे हम डिनोट करते हैं इसको। देखो, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन्स हमको पता है, प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम प्लस कर दे तो क्या मिल जाता है, हमको मास नंबर मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका Z मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, और मास नंबर, इसका मास कितना हो जाता है, 16। मास कितना हो जाता है इसका, 16। ठीक है, मास नंबर 16 होता है। और हमको पता है कि मास नंबर कब निकलता है, जब हम प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स करते हैं तो मास नंबर निकलता है। लेकिन हमको तो मास दिया है, हमको एटॉमिक नंबर दिया है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, तो हम इससे न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेते हैं। देखो, मास नंबर हमको दिया है 16। ठीक है, मास नंबर हमको क्या दिया है, 16 दिया है। प्रोटॉन्स क्या दिया है, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 8। इसको प्लस करना चाहिए न्यूट्रॉन से, हमको न्यूट्रॉन्स नहीं पता है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके हम न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। ठीक है, देखो 16 माइनस 8 कर देंगे, ये देखो क्या निकल गया हमारे पास, न्यूट्रॉन निकल गया, हमारे पास क्या निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। लेकिन अगर हमको मास भी पता है तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको याद क्या रखना है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इसको याद करने की ट्रिक, मास हम जब लिखते हैं, मास में क्या आता है, मास में A आता है। ठीक है, तो हम A से रिप्रेजेंट कर देंगे मास नंबर को, एटॉमिक नंबर यानी Z। ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल देते हैं, बोथ विल इक्वल। ठीक है, देखो अब बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ब्लरी रूल था ये। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया था। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल 2 and 2, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था
मतलब अगर हमको निकालने हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में, किस किस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। किसने दिया था? बोर ब्लरी रूल है ये, ठीक है, बोर और ब्लरी दोनों ने मिलकर दिया था साथ में, ठीक है। जैसे कि K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, वैसे ही अगर और निकालने हैं तो हम 2n2 कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ हम लिखते हैं शेल, यहाँ हम क्या लिखते हैं, शेल नंबर लिख देते हैं। जैसे कि 1 2, हमको किसका निकालना है, चलो 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें 1 2 3 लिख दिया हमने, अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखना है, तो हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। 2n2 बोला है, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो जैसे कि हमको किसका बोला है, हमको यहाँ तीनों दे दिया, हमको फोर्थ का नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे कि हमको फोर्थ का निकालना है, तो 2 की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और ये 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 32। मतलब हमको पता है कि फोर्थ नंबर की शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आ सकते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर की शेल में, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना, देखो यहाँ पर हमने बताया था, ये देखो फोर्थ नंबर पे ये 32, ठीक है। ऐसे ही करना है हमको, दिख गया। फर्स्ट के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है। लेकिन अगर मान लो मुझे तो बस इतना ही पता है, मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को बस इतना पता है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं बाकी का कैसे निकालूंगा या निकालूंगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे उसको, यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देना 2n2, यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दोगे 2n2। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल। जैसे कि मुझे 1 नंबर का निकालना है तो मैं 1 पुट करूंगा, दूसरा निकालना है तो मैं 2 पुट करूंगी, ठीक है। तीसरे का निकालना है तो हम n की जगह 3 लिख देंगे। ऐसे इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको सिर्फ एक का पता है तो बाकी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यही चीज करना है हमको, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, जिसे सोडियम होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब बचे कितने, L में 8 आ सकते हैं, तो L में कितने आ गए, 8 आ गए। अब एक बचा तो हमने उसको M में रख दिया, एटॉमिक नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। देखो 2 + 8 10, 10 + 1 11, इसका सॉरी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ओके। तो हमने एक एक शेल में इसको रख दिया, ठीक है। अगर रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो देखो एक ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रेन है, उस ट्रेन में 1000 पैसेंजर्स आते हैं, 1000 पैसेंजर्स आते हैं। लेकिन ट्रेन तो क्या, देखो बोर ने ये चीज भी बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो हायर ऑर्बिट से लोअर में करते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन लोअर से हायर में जाते हैं तो एनर्जी को अचीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में कितने पैसेंजर्स है, ट्रेन में आपको जितने रखने उतने रख लो, जैसे कि मैंने 1000 रखे या 100 रखे, ठीक है, 100 रखे। एंड जब वो ट्रेन का एक फिक्स्ड है कि मेरे को इस वाले स्टेशन पे आके रुकना है, ठीक है, तो उस स्टेशन पे आके रुकेगा, तो 100 से समझ लो यहाँ पर बचे 50। तो इसने क्या कर दिया, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में चले गया और इसकी एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन सपोज अब ट्रेन पूरी खाली हो गई है, ट्रेन क्या हो गई, पूरी खाली हो गई है, ठीक है, अब ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या है, अब एनर्जी अचीव करनी होगी, तो ये किसी स्टेशन पे रुकेगा, जाके वहां से पैसेंजर्स लेगा। तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी अचीव कर रहा है, ठीक है, पैसेंजर ले रहा है मतलब अचीव कर रहा है। तो ये लो थी, पहले ट्रेन क्या थी, लो एनर्जी पे थी, लो एनर्जी पे थी, ठीक है। लेकिन जब उसने पैसेंजर ले लिए, पैसेंजर को बिठा दिया, तो क्या हो गया, हाई एनर्जी उसने अचीव कर ली, ठीक है, हाई एनर्जी उसने अचीव कर ली। अब वैलेंसी क्या होती है, देखो हम वैलेंसी पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी होती क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, एक एटम की, ठीक है।